अस्सलाम वालेकुम। चलें डिस्कस करते हैं इसको। मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ रहे थे और रेंज डिस्कस किया था हमने और वेरिएंस भी डिस्कस कर लिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी हमने डिस्कशन कर ली थी। तो जल्दी से बताएं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या डिस्कस की थी, क्या होती है स्टैंडर्ड डेविएशन? सॉरी क्या चीज़? हाँ एग्जैक्टली, मीन से कितना डेविएट हो रहा है मेरा कोई भी पॉइंट, ठीक है। तो हमें क्या होता है, एक नंबर की फॉर्म में आइडिया हो जाता है। और लास्ट टाइम जब हमने मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली थी तो आपको याद होगा 1.41 शायद आंसर आता था। किस चीज़ की निकाली थी एग्जैक्टली माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन 1.41 एक आंसर आता है स्क्वायर रूट निकालने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मीन से जो मेरी वैल्यूज दूर है ना, वो कितनी है, सिर्फ 1.41 स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहे हैं, सही है। तो बेसिकली हमें इसका आइडिया हो जाता है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होती है। अच्छा, पहले एग्जांपल देखते हैं फिर ये डेफिनेशन पढ़ लिएगा। सबसे पहले देखें, लेट से मेरे पास ना एक स्कूल है और उसके अंदर सेम क्लास के 2 सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको लेट से हम सेक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। क्लास के बजाय इसको सेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेक्शन है तो सेक्शन ये कोई भी क्लास है 5 6 7 8, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होते तो आपको मालूम है कि वो उसके सेक्शन बना दिए जाते हैं। अब लेट से कि जो सेक्शन है ना उसके अंदर जो स्टूडेंट के मार्क्स आए, मार्क्स के मीन जब निकाला गया तो कितना मिला, मीन 50 मिला। और पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करके जब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो कितना आया, 5 आया, सही है। ये आपको माइंड में आ रहा है ना कि स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे बहुत सारे, उसका हमने मीन निकाल दिया, सम करके डिवाइड कर दिया टोटल मार्क्स टोटल नंबर से, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया हमने वेरिएंस वाले तरीके से, सही है। अच्छा, सेकंड जो सेक्शन है, सेक्शन बी जिसको बोला हुआ है, उसके अंदर जो टोटल मार्क्स है स्टूडेंट के, उसका जब मीन लिया गया तो कितना मीन आ रहा है, 500, ठीक है। अच्छा, अज्यूम में कह रहा है बिल्कुल सेम सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि सेक्शन बी के स्टूडेंट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो में भी, किसी वजह से इनका जो मीन है वो हाई हमें देखने को मिलता है। तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितनी आ रही है, रेट से 20 आ रही है, ठीक। अच्छा, अब होगा क्या कि क्या मैं इन नंबर्स की मदद से आइडिया लगा सकता हूँ कि किस क्लास के स्टूडेंट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, या किस क्लास के स्टूडेंट्स के क्या बोलेंगे मार्क्स कंसिस्टेंट रहे, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं आएगी, या क्या होना चाहिए कि क्लोज मार्क्स आए स्टूडेंट्स के। क्या मैं इन डेटा पॉइंट्स की मदद से आइडिया लगा सकता हूँ? हाँ भाई, इन डेटा पॉइंट्स की मदद से मैं इतने इजीली आइडिया नहीं लगा सकता, समझे। ऊपर का मीन कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितनी है, 5 आ रही है, सही है। इसकी 50 मीन है और यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है कि हाँ भाई मीन एक 50 नंबर आया और डेविएट कितना हो रहा है, हर नंबर प्लस माइनस 5 करके हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स के जो नंबर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के वो 500 और जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन 20 आ रहा है। तो देखें, हालांकि दोनों जो पैरामीटर्स है वो सेम है, सही है, लेकिन दोनों के अंदर काफी डिफरेंस मौजूद है। एक 50 और दूसरा आई थिंक कितना 10 टाइम्स ज्यादा है, शायद 10 टाइम्स होगा, 100 टाइम्स होगा, 100 टाइम्स तो 5000 हो जाएगा, 10 टाइम्स ज्यादा आ रहा है, सही है ना। अगर 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500 आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास ये जो सेक्शन बी के मार्क्स हैं वो 10 टाइम्स ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से 4 टाइम्स ज्यादा आ रही है मेरे पास सेक्शन बी की। तो हम अगर हम सेम की क्वांटिटी पर और बिल्कुल सेम क्या बोलेंगे इनसाइट निकालना चाह रहे हैं किसी डेटा पर, ठीक है, लेकिन स्प्लिट ओवर डेटा तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इतना इजीली नहीं निकाल सकते, डेटा के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बोलता है कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देना उसके मीन के साथ, ठीक है। आई थिंक एक मिनट फॉर्मूला लग रहा है मुझे, सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। सही है, ठीक है फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ, मीन के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब जरा बताएं, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन 5 रखूं ऊपर और इसको डिवाइड करूं 50 के साथ, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन 5 रखता हूं, इसको डिवाइड करता हूं किससे,
50 से और टाइम्स 100 करो इसको मैं, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल हुआ, कितनी आ गई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा ये परसेंटेज में आ रही है, सही है। 100 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हमने उसको परसेंटेज में ले गए, तो 10% कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा सिनेरियो क्या था कि 20 स्टैंडर्ड डेविएशन थी और मार्क्स कितने थे एवरेज 500 टाइम्स 100, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 5 5 4 20, तो कितना बचा 4%, ठीक है। तो अब डिवाइड हमने कर दिया ना, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये दो नंबर्स आ रहे हैं। अब हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा जितना बड़ा नंबर होगा ये, ठीक है, जितना बड़ा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, हम ये बोल सकते हैं उस क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स उतने ही इनकंसिस्टेंट रहे, ठीक है। मतलब उसके अंदर क्या है, हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिली है, समझे बात को। अगर मैं आपको यही बोलता कि मुझे बताएं कि वेरिएशन कहाँ पे ज़्यादा आ रही है, तो आपको बोलते हैं भाई सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिहाज पर उठा के कि ऊपर 5 है नीचे 20 है, तो नीचे क्या है ज़्यादा पॉइंट्स मेरे डेविएट हुए हैं मीन वैल्यू से। मेरी बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल अंदाज में बस ये बोल रहा हूँ मैं कि भाई मुझे ये देखना है कि मेरे किस डेटा के अंदर पॉइंट्स ना मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं ना, क्योंकि वही तो हमें बताता है कि मीन से कितना दूर है तुम्हारा डेटा, सही। तो वो बता ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन हम सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिहाज पे दो डिफरेंट डेटा सेट्स पे, ठीक है, दो डिफरेंट डेटा सेट्स हैं हमारे पास ये, ऑल्दो के कॉलम्स हमारा सब बिल्कुल सब कुछ सेम ले रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट डेटा सेट्स हैं, ठीक है। नेचर उनकी सेम है, हाँ नेचर सेम है, ठीक है। तो हम सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के बिहाफ पे कभी भी कंपेयर नहीं करते, ठीक है। किस तरह से करते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के ये आइडिया लगा पाते हैं कि किस डेटा के अंदर मार्क्स में ज़्यादा हमें डेविएशन या ज़्यादा वेरिएंस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 10% डेविएशन हमें देखने को मिल रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पे कितनी आ रही है 4%। तो याद रखिए जितना बड़ा नंबर है, जितना बड़ा ये नंबर होगा, हम ये बोल सकते हैं कि वो नंबर उतना ही आपका मीन से क्या हुआ है दूर हुआ हुआ है, ठीक है, उतना ही वो ज़्यादा मीन से डेविएट हुआ हुआ है, सही है। और इसमें क्या है नंबर हमारे पास काफ़ी कम है, तो मतलब यहाँ पर सेक्शन बी वाले स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कंसिस्टेंट है, मतलब क्लोज आए हैं, ठीक है। अच्छा इसके एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, आपको अच्छा सा आइडिया हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल थी और उसमें बैट्समैन का जिक्र आ रहा है, ठीक है। लेट्स से एक बैट्समैन है, उसने उसके ना 5 मैच के ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास कि उसने इतने रन से स्कोर किए, ठीक है। एक बैट्समैन दिए उसके ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आइडिया हो रहा है कि कौन सा बैट्समैन का डेटा बहुत कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ए वाला कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो अगर किसी लेट्स से किसी बंदे ने इन दोनों में से किसी को हायर करना हो कि भाई ये बंदा मेरे लिए मैच करेगा, ठीक है, तो किसको हायर करेगा ए वाले को। तो बात समझ रहे हैं कि डेटा अगर कंसिस्टेंट होगा ना, मतलब अगर लेट्स से एक बंदा है और वो जॉब करता है, ठीक है, जॉब करता है तो उसको पता है उसकी एक फिक्स सैलरी आ रही है, लेकिन अगर लेट्स से वो जॉब नहीं करता और स्टार्टअप उसका या कुछ इस तरह का सिनेरियो है, तो उसके पास सैलरी अच्छी हो भी सकती है, मतलब फ्रीलांसिंग करता है लेट्स से, तो हो सकता है कि भाई महीने के अंदर वो अच्छे पैसे कमा ले, हो सकता है अगले महीने बिल्कुल ही जीरो पे खड़ा हो, सही है। तो पॉइंट समझाने का चाह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट डेटा जो होता है वही क्या होता है हमारे पास रिलायबिलिटी समझी जाती है, ठीक है। उसी को क्या समझा जाता है, कंसिस्टेंट डेटा को ही रिलायबल समझा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का आपको आइडिया किससे होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की मदद से होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फर्दर भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहें तो आप इसका मीन निकाल सकते हैं, फिर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के डिवाइड करेंगे। सिमिलरली यही प्रोसेस आप इसके लिए भी अप्लाई करेंगे और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है। चलें ऐसे ही बेस करके बताएं किसकी ज़्यादा आ रही है और किसकी कम आएगी। ए की कम आएगी और बी वाले की थोड़ी ज़्यादा आएगी, समझ रहे हैं ना। क्योंकि कंसिस्टेंट डेटा हो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें कम मिलेगी, जबकि बी वाले के अंदर हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। और यही चीज़ फिर हमने सैलरी की मदद से बताई थी। कोई मसला इसमें? जी भाई क्या ए वाला करके दिखा दूं? सॉरी मैं समझा नहीं, ये वाला बोल लें, ये वाली
अच्छा, इसमें क्या होगा कि लेट से एवरेज सैलरी है, कुछ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, लेट से कि एक ही कंपनी है और हमने ना उन कंपनी को दो क्लासेस में, दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया। लेट से एक में मैनेजमेंट लेवल के लोग उठा लिए और एक में नॉर्मल लोगों को उठा लिया, उसमें जूनियर सीनियर सब आ गए, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है, सिर्फ वो टेक्निकल साइड के लोग हैं। तो लेट से कि जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं उनकी ये सैलरी बन रही है एवरेज, ठीक है, और जो टेक्निकल साइड के हैं उनकी एवरेज ये सैलरी बनती है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे क्या करना पड़ेगा, 4000 को डिवाइड करेंगे किससे, 40000 से, टाइम्स 100, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, अगेन कितना मिल रहा है हमें, 10% मिला। और सेकंड वाला क्या था, 200,000 और 10,000, तो 10,000 कहाँ आ जाएगा टॉप पर और 200,000 नीचे आ जाएगा, टाइम्स करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, ठीक है, और ये यहाँ पे कैंसिल, ये 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5% इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो ऊपर वाला डेटा है ना, जो डेवलपर्स हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनकी सैलरी के अंदर वेरिएशन ज़्यादा है, नंबर बड़ा मिल रहा है 10% का, मतलब यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है, यहाँ पे जो डेवलपर्स की सैलरी है वो बहुत डिफरेंट है। हो सकता है कोई सीनियर डेवलपर तो उसकी अच्छी सैलरी है, लेकिन जूनियर डेवलपर की बहुत ही कम है, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे क्या है, जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं उनके पास जो सैलरीज है वो एक कंसिस्टेंट है, वो क्लोज सैलरीज है, ठीक। चलें, क्वांटाइल्स एंड परसेंटाइल्स आ गया। अच्छा, इसको हम सेवरल टाइम डिस्कस कर चुके हैं बॉक्स प्लॉट की शक्ल के अंदर, सही है, लेकिन बॉक्स प्लॉट को दोबारा हम डिस्कस करेंगे नीचे जाके। पहले समझते हैं कि क्वांटाइल्स और परसेंटाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वांटाइल्स और परसेंटाइल्स है ना, ये बेसिकली डिफरेंट नेम्स हैं कि हम अपने डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो बॉक्स प्लॉट हमारे डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता था जी, बॉक्स प्लॉट हमारे पास डेटा को 5 क्या बोलेंगे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करता था। एक मेन होता था, उसके बाद होता था Q1, लोअर क्वार्टाइल जिसको बोलते थे, एक मीडियन होता था 50 परसेंटाइल, फिर 76 परसेंटाइल जिसको अपर क्वार्टाइल बोलते थे, और फिर एक मैक्सिमम होता था। या माइंड में इमेज आ रही है, मतलब नीचे आ रहा, नीचे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। खैर, तो और परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्वांटाइल्स मैंने बता दिया, क्वार्टाइल्स होता है वो क्या होता है, क्वार्टाइल्स। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, क्वार्टाइल्स को शो करता है, ठीक है। एक मिनट पढ़ते क्या लिखा, क्वांटाइल्स आर स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज्ड टू डिवाइड अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इनटू इक्वल साइज्ड ऑफ ग्रुप्स। तो क्वांटाइल्स क्या है, बेसिकली क्वांटाइल्स एक समझ में एक नहीं, 2 पार्ट्स नहीं है। क्वांटाइल बेसिकली आपका एक पेरेंट है। क्वांटाइल से बताते हैं कि अगर हम अपने डेटा को किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारा क्वांटाइल्स कहलाता है। अब भले ही आपको 10 पार्ट्स हों डेटा के, 4 पार्ट्स हों, 5 हों, 3 हों या 100 पार्ट्स हों, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा आपका, क्वांटाइल्स कहलाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इनटू इक्वल साइज्ड ग्रुप्स, इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, अपने डेटा को कितने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो टोटल डेटा अगर 100% है, अगर हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स बनेंगे टोटल, 20, एग्जैक्टली 20 पार्ट्स बन जाएंगे, सही है। और परसेंटाइल में क्या होता है कि हम परसेंटाइल्स के अंदर अपने डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब मेरा हर नंबर क्या होता है, एक परसेंटाइल कंसीडर होता है, ठीक है। बता दो मैं क्या मतलब है। पहले यहाँ देखते हैं, क्वांटाइल्स आर इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एंड कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। जिस तरह हम इस पे बात करते आए लास्ट क्लासेस के अंदर, समराइज करते हैं इसके बिहाफ पे, कंपेयर करते हैं डिफरेंट डेटा सेट्स को, आउटलायर्स को भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, सही। अच्छा, पहले तो देखें क्वार्टाइल आती है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो क्वार्टाइल्स क्या करता है, क्वार्टाइल्स हमारे पास क्वार्टाइल्स, ठीक है, क्वार्टाइल्स बेसिकली, हाँ ठीक है, क्वार्टाइल्स क्वार्टर में डिवाइड करेगा डेटा को, ठीक है। तो उसके कितने पार्ट बनाएगा, टोटल 4 पार्ट बनाएगा।
ठीक है। बट क्या क्वार्टाइल्स, 4 पार्ट्स बनेंगे, क्वार्टर्स निकला है ना, तो 4 पार्ट्स बना देगा। तो कौन कौन से पार्ट्स होंगे? 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो फिर क्या बन जाएगा आपका डेटा 5 टुकड़ों में आ जाएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से आपका डेटा है, बॉक्स से शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके सिर्फ 3 पार्ट्स बनेंगे, किस तरीके से? एक 25 परसेंटाइल पे एक इसकी लाइन आएगी, एक कहाँ पर 50 पर, और एक और कहाँ आएगी 75 परसेंटाइल पे। ऐसे लिखा हुआ है 25, 50 एंड 75 परसेंटाइल। तो ये आपके पास कितने पार्ट्स बन गए इसके टोटल? 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया तो टोटल कितने पार्ट्स बने? 4 पार्ट्स बन गए इसके। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए इसको क्वार्टाइल्स बोल रहे हैं। अच्छा, क्वार्टाइल्स हम इतनी डिटेल में नहीं देखेंगे, ये सब आपको बताने के लिए कि जो क्वांटाइल्स है ना, ये बेसिकली शो करता है कि हम डेटा को n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब वो एक नंबर क्या हो सकता है? एक क्वार्टाइल हो सकता है, 4 नंबर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डेटा को। एक होता है डी साइज, मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 10 पार्ट्स बन जाएंगे। तो लाइंस कितनी लगानी पड़ेंगी मुझे? अगर मैं इस तरह से लाइंस की बात करूं, मैंने अपने डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो लाइंस कितनी लगेगी? एग्जैक्टली 9 लगेगी, बिल्कुल, ठीक है। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा मेरा डेटा, ठीक। अच्छा, सिमिलरली परसेंटाइल होती है, उसको हमने देखा कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है मेरा कंप्लीट डेटा, सही है। उस पर हमने अभी डिस्कशन करेंगे नीचे जाके। लास्ट है क्विंटाइल्स, जो हम बॉक्स प्लॉट की शक्ल में पढ़ेंगे। वो क्या करता है? डेटा को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। खैर, सिर्फ नाम याद रखिएगा कि किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हम क्या कर सकें, इससे ज़्यादा भी अपने डेटा को किसी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है। थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल कैलकुलेटिंग द मेजर्स, दीस मेजर्स। डेटा किसमें होगा? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम कर क्या रहे होते हैं? लोकेशन निकाल रहे होते हैं। आपको याद होगा ना कि 25 परसेंटाइल की वैल्यू को किस तरह से बताते थे कि पूरे डेटा के अंदर जो एक वैल्यू है मेरे पास, लेट से वो 30 आई है, लेट से एज को हमने क्या किया, हम सबकी एज का डेटा आ गया और हमने क्या किया, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या बोला तुमने? क्वार्टाइल बना दिया। अपने डेटा को किस में डिवाइड कर दिया? क्वार्टाइल बना दिया, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो लेट्स से 25 परसेंटाइल वैल्यू मुझे मिलती है 30 इयर्स, 4 ईयर करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी क्लास के अंदर 25% से 25% या उससे कम लोगों का डेटा वो कितना है? 30 ईयर से कम है। मतलब मेरी क्लास में 25% मैं बोलूँ ना, तो 25% जो लोग हैं वो कितने? 30 ईयर्स या उससे कम एज के लोग हैं। समझ रहे हैं बात को? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये कहना लोकेशन होता है ये, मतलब ये जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं क्या होती है? हमारी लोकेशन निकालना होता है डेटा पॉइंट की, सही है। वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस में नोट बी एक्चुअल वैल्यूज इन द डेटा, बिल्कुल। ये हम नीचे जाके देखेंगे कि जो हम कैलकुलेशन करके कोई भी डेटा पॉइंट निकालेंगे ना, तो मे बी कि वो डेटा हमारे पास मौजूद ना हो। अब देखें ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने जो है ना एक्सपीरियंस का सैलरी के साथ मैंने क्या किया, प्लॉट बनाया, ठीक है। और मुझे पता चला कि जिस तरीके से एक्सपीरियंस बढ़ता है, लेट से हमें उसका ग्राफ इस तरह कर्व में दिखने को मिलता है, सही, इस तरह कर्व में देखने को मिलता है। तो अब आप मुझे बताएं कि मेरे पास जो डेटा मौजूद है वो इस पॉइंट तक का मौजूद है, ऐसा ही है? हाँ भाई, डेटा इस पॉइंट तक का मौजूद है। लेकिन अगर मुझे लेट से ये 11 साल का एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 20 साल के एक्सपीरियंस से सैलरी कैलकुलेट करनी है, और अगर ये मेरा कर्व ट्रू रिप्रेजेंटेशन दे रहा है सैलरीज की, मतलब सही तरीके से ये प्लॉट हुआ हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, मैं यहाँ पे 20 ईयर्स पर आऊँ, तो क्या मैं सैलरी निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। मैं आऊँगा, इस कर्व पे टच करूँगा और इस पे कर्व पे आने के बाद मैं वाई एक्सिस पर आ जाऊँगा, तो मुझे यहाँ से उसकी सैलरी का आइडिया हो जाएगा। एग्जैक्टली मैंने मालूम है, लेकिन आइडिया हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वैल्यूज के ऑब्जर्वेशन जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डेटा के अंदर मौजूद हो, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज लगाकर उसको एक्सटेंड करते हैं, लाइन को या जो भी हमारे फॉर्मूलाज होते हैं उसकी मदद से हम जो डेटा होता है उसको एक्सटेंड करके जो रिमेनिंग वैल्यूज होती है उनका भी डेटा निकाल पाते हैं, सही है। अगर आपको आपके माइंड में हो तो बेसिकली ना फंक्शंस पढ़ते हैं इसके लिए। फंक्शंस लेट से मैंने कहा कि लेट से मेरे पास एक वैल्यू है 2 और मुझे इसका आउटपुट मिल रहा है 4, एक मेरे पास वैल्यू है 3, इसका आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे
6, एक वैल्यू है 4, उसका आउटपुट क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। चलें सही है। तो जरा बता सकते हैं कि क्या रिलेशन है इन दोनों के दरमियान, नंबर्स और लेट से मेरा इनपुट है। आप इस बॉक्स में जब भी कोई नंबर डालते हैं ना तो आपको आउटपुट में ये नंबर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा लेट से मैंने एक नंबर इसमें इंटर किया 12, तो मुझे इसको आउटपुट मिला 24, तो क्या रिलेशन होगा इनका, मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल क्या होगा ट्वाइस हो रही है वैल्यूज। तो क्या मैं इसको यूँ बोल सकता हूँ कि ये तमाम नंबर्स अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें ये वाला आउटपुट देखने को मिल जाएगा। सही है। और इसी यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन क्या होगा, f of x इक्वल्स टू करके हम इसको 2x बोल देते हैं। x हमारा हमेशा क्या होता है, इनपुट होता है। आप यहाँ पे कोई भी नंबर इनपुट करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको f of x मिल जाएगा, मतलब y मिल जाएगा, या आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हैं। तो बेसिकली फंक्शंस हमारे इसलिए यूज हो रहे होते हैं कि हमने रिलेशन अगर समझ लिया ना डेटा के दरमियान, तो रिलेशन समझने के बाद हम फिर अनसीन डेटा पर भी या कोई न्यू डेटा पॉइंट पर भी हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर देखते हैं आगे। परसेंटाइल, परसेंटाइल का आता है, ठीक है। ये देखने क्या लिखा हुआ है कि हर किसी के टाइल्स जो है परसेंटाइल्स की मदद से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, परसेंटाइल क्या होता है बेसिकली, मैंने क्या बताया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को बोलते हैं डेटा को। तो अगर मेरे पास लेट से एक पिज्जा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसके छोटे छोटे से 100 स्लाइसेस किए हुए हैं, 100 पार्ट्स उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उस पिज्जा को आप क्या करना चाह रहे हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो आप कितने पार्ट्स निकाल के रखेंगे। लेट से आपने एक छोटा सा उसका पार्ट निकाला, तो उस पार्ट के अंदर टोटल कितने स्लाइसेस आ रहे होंगे, छोटे छोटे 10 आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, डी साइज बन गया, ठीक है। लेकिन आप बोलते नहीं, मुझे 10 में नहीं करना, मुझे क्या करना है, उसके सिर्फ 2 पार्ट्स बनाने हैं, सिर्फ 2 पार्ट्स बनाने पड़े, तो कितने करेंगे आप, 50-50 हो जाएंगे। समझ रहे। तो यही पॉइंट यहाँ पे बात हो रही है कि परसेंटाइज बेसिकली आपके पास एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसकी मदद से हम हर किस्म के क्वांटाइज बना सकते हैं। क्वांटाइज का मतलब कि डेटा को n नंबर n इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सही है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। चलें परसेंटाइज की सबसे पहले बात करते हैं। आप लोगों को आइडिया है ना परसेंटाइज क्या होता है, बताया जरा क्या होता है। 100% डिवाइड करना, एवरेज परसेंटेज ऑफ किसी ग्रुप की एवरेज परसेंटेज बताने के लिए 25% क्या है और 50% क्या है। बोल सही है, लेकिन थोड़ा सा और इसको बेटर तरीके से बताया जा सकता है। किसी और के माइंड में है क्या होता है। अच्छा देखिए, मैक्सिमम जैसे कि मिनिमम, उसके बाद 25%, 50%, 75%। ये आप बॉक्स डॉट एलएस नहीं बता रहे, चलिए मैं बता रहा हूँ। लेट से कि आप लोग हैं, ठीक है, मतलब हम लोग हैं, हम लोगों ने कॉलेज से पास आउट कर लिया, ठीक है। कॉलेज में तो सब साथ होते हैं, ऐसे ही है ना। यूनिवर्सिटी के अंदर इक्का दुक्का ही साथ होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर फिर जाके नए लोग बन रहे हो, नए लोग फ्रेंड्स बन रहे होते हैं। तो लेट से कि हमने कॉलेज से जो है ग्रेजुएशन कर ली, मतलब कॉलेज हमने पास आउट कर लिया और हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अब रिजल्ट मुझे पता चला, मेरी परसेंटेज जब आई, मुझे पता चला कि मेरी परसेंटेज आई लेट से 71, सही है। और मेरा किसी दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, काफ़ी टाइम हो गया, कोई कम्युनिकेशन नहीं उनके साथ। तो क्या मुझे आइडिया हो सकता है कि मेरा जो रेंज है वो क्या पता है, या मैं कितने लोगों से ऊपर हूँ या कितने लोग मुझसे ऊपर हैं। मेरी बात समझ दोबारा क्या बोल रहा हूँ। मुझे सिर्फ मेरी परसेंटेज पता चली 71%, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड अपर लेवल पे लेके जाएं तो लेट से पूरे कराची के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि कराची में सब लोग, मतलब उस साल में बहुत सारे लोगों ने और भी दिया हुआ एग्जाम, ठीक है। तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि भाई जो लोगों ने एग्जाम दिया है ना, उन पे मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूँ, मतलब उनके अंदर मैं किस रैंक पे खड़ा हूँ, मैं कितना ऊपर हूँ। मैं या तो बिल्कुल नीचे हूँ या तो मैं बहुत ऊपर हूँ। अब हमारे यहाँ 70% है तो अच्छी, लेकिन समझे बात को, अगर टोटल 1000 लोगों ने एग्जाम दिया, सही है, 1000 में से 900 लोगों की 87% आई है फॉर एग्जाम्पल। 1000 लोगों में से 900 लोगों की 87% आई है, सही है। तो क्या मेरी परसेंटेज होने का इतना फायदा है 71, मतलब वैसे तो अच्छी है 71%, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर मैं बाकी के साथ कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, मुझे पता चलेगा मैं तो 71 लेके खुश हो रहा हूँ, 71 तो किसी काम की रही नहीं, क्योंकि जिनकी अच्छी परसेंटेज आई होगी वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके अच्छे डिपार्टमेंट में अपना एडमिशन करवा सकते हैं।
समझ पा रहे हैं बात को मैं क्या पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ? तो परसेंटेज का मसला ये होता है कि हम कंपैरिजन नहीं कर पाते, हम अपने आप का किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या बताता है? आपको बताता है कि आप कितने लोगों से अबव हैं और कितने लोग आपसे अबव हैं। अब लेट से अगर मैं इसी बोलता मेरी 71 परसेंटाइल आई है, कितनी 71 परसेंटाइल आई है, सही है, तो क्या होगा? अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 70% जो लोग हैं, ठीक है, मतलब अगर मैं 1000 का 70% निकालूं कितने हो गए? 700 लोग हो गए, 700 स्टूडेंट्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 700 स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है मुझसे कम आई है। हालांकि मुझे अपनी कोई परसेंटेज नहीं पता, परसेंटाइल में परसेंटेज नहीं पता चलती, ठीक है, लेकिन आपको ये आइडिया हो रहा है कि आपकी जो भी परसेंटेज बनी है या मेरी जो भी परसेंटेज बनी है, एटलीस्ट मैं 700 लोगों से ऊपर खड़ा हूँ, समझ रहे हैं? तो रिमेनिंग कितने रह गए? 300, ठीक है। तो 300 लोगों की जो परसेंटेज है बाकी वो मुझसे ऊपर है, क्योंकि मैं 71 रैंक पर हूँ ना, 71 परसेंटाइल पर हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट काम करता है। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? अभी हम देखेंगे किस तरीके से हम परसेंटाइल निकालते हैं। चले पहले यहाँ पे देखें, एक मिनट, यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर, अच्छा ये एक दूसरे एग्जाम्पल लिखे, मैं इस पे आता हूँ। पहले आपको सिंपल परसेंटाइल कैलकुलेशन समझा देता हूँ। चलिए इसको देखें। अब हमारा जो परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है ना, बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ एन आपका क्या बेसिकली जिस भी रैंक पे आप खड़े हैं, मतलब जो भी आपका नंबर है ना, आपने क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमने ये बात की थी कि जब भी परसेंटाइल की बात कर रहे होंगे हमें क्या करना है, डेटा शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप यहाँ से जरा चलें, यहाँ से बॉटम पर आए और फिर यहाँ से बॉटम पर आए, तो आपको ये डेटा जो है सॉर्टेड मिलेगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, सही है। अब हमने करना क्या है, मुझे लेट से मालूम करना है कि यहाँ पर 12वां नंबर है ना, कौन सा होगा? आई थिंक 10, 11, 12, 77 एक बंदे के मार्क्स आए, सही है। 77 एक बंदे के मार्क्स आए और वो कौन से नंबर पे खड़ा हुआ है? 12वें नंबर पर है। यहाँ से डेटा काउंट करें, ये कितने डेटा पॉइंट्स है टोटल? 10 है, नहीं 20, टोटल 20 है, लेकिन सिर्फ इधर इस वाली रो में, इस वाले कॉलम में फर्स्ट वाले 10 है, ये 11 और ये 12। तो 77 मेरा कौन से नंबर पर लाई कर रहा है? 12th नंबर पे लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? टोटल वैल्यूज इन द डेटा सेट, सही है, बात समझ रहे हैं? एक मिनट, 12 में ना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना 77 की बात नहीं हो रही, 78 की बात हो रही है। समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? हमने क्या करना है, 78 वाले का ना रैंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका इस तरीके से होता है, मैंने थोड़ा सही से नहीं बताया हुआ। आप ऊपर क्या लिखते हैं, हम न्यूमरेटर में बताते हैं टोटल वैल्यूज बिफोर द टारगेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज ऑफ द डेटा, या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सही है। तो हमने क्या करना है, हमारा टारगेट अभी क्या है, 78 है। तो 78 से बिलो कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं 78 से बिलो? 12 लोग हैं, 12। 78 से बिलो कितने हैं? 78 को हम कंसीडर सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन इससे नीचे वाले लोगों को हम काउंट करेंगे, तो 12 बन रहे हैं, ऐसे ही। तो 12 को डिवाइड किया किससे, टोटल कितने हैं हमारे पास 20, हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, सिंपल, सही है। तो क्या पता चला मुझे, 60 परसेंटाइल, मतलब इस 78 वाले स्टूडेंट की परसेंटाइल कितनी बनेगी, 60 परसेंटाइल बनेगी। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? अच्छा, टोटल वैल्यू बिफोर द टारगेट, टारगेट मतलब क्या, मैंने 78 वाले का परसेंटाइल निकालनी है, 78 जिसके मार्क्स हैं उसकी परसेंटाइल निकालनी है। तो इस 78 वाले से बिलो कितने स्टूडेंट्स हैं? 12 लोग हैं, ठीक है। तो हमने 12 लिख दिया। आप बता रहे हैं इसमें 10 है, तो इसमें 12 क्या था?
नहीं टोटल देख रहे हैं ना, यहाँ पे कितने हो गए, ये टोटल 10 है और ये देखिए ये दो कितने हो गए 12, 12 हो गए ना। हाँ हम स्टार्ट से चलते चले आ रहे हैं काउंट करते हुए, सही है। और 78 पे नहीं आएंगे, 78 से पहले पहले रुक जाएंगे, तो टोटल 12 पॉइंट्स हो गए, 12 डेटा पॉइंट्स हो गए। तो 12 को डिवाइड किया 20 के साथ, 20 क्यों, क्योंकि टोटल कितने ये सारे 20 है ना भाई, तो 20 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, पता चला 60 परसेंटाइल है। तो 78% जिसके आ रहे हैं या 78 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसकी क्या परसेंटाइल बन रही है, 60 परसेंटाइल बन रही है, सही। अब मुझे बताएं अगर मुझे निकालना है 94 वाले का, इस 94 वाले को मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, मुझे इनसे नीचे वाले को कंसीडर करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, 18 डिवाइडेड बाय 20 टाइम्स 100 करेंगे तो 90 आ जाएगा, सही है भाई। तो इस 94 वाला, ये जो सेकंड 94 वाला बनता है, इसकी कितनी परसेंटाइल बनेगी, 90 परसेंटाइल बनेगी, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी परसेंटाइल कैलकुलेट हो रही होती है, सही है। सिर्फ हम क्या कर रहे होते हैं, इस तरीके से परसेंटाइल कैलकुलेट करके बता देते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि 94 यहाँ पे 2 है, तो हमें कैसे पता चला कि कौन से वाले स्टूडेंट को पहले रखना है। लेट से एक स्टूडेंट हमाद है, एक जाहिद है, दोनों के 94 आ रहे हैं, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने पहले हमाद को ऊपर रखना है या जाहिद को ऊपर रखना है। मतलब पहले ऊपर हमाद आएगा, जाहिद नीचे होगा, या जाहिद को ऊपर और हमाद के मार्क्स को नीचे रखना है, ऐसा हो सकता है ना भाई। क्योंकि अगर मैं इसी 94 वाले को क्या करूँ, इसी 94 वाले, ये जो ऊपर 94 है, अगर मैं इसकी परसेंटाइल निकालना चाहूँगा तो मुझे कितना क्या मिलेगी परसेंटाइल की वैल्यू, किस तरह से कैलकुलेट होगी, 18 या 17 होगा। 17 डिवाइड बाय 20 करेंगे, देख लेते हैं सही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो 85 बन रही है उसकी, सही भाई। तो अब सवाल कर रहा था कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। तो देखें अगर परसेंटेज किसी की या मार्क्स सेम हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस वाला को देखा जा रहा होता है, समझ रहे हैं, कि क्लास में उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही, या उसने अगर पेपर के हिसाब से बात हो रही है किसी सिंगल पेपर के बारे में, तो पेपर में उसने किस तरीके से अटेंड किया चीज़ों को, किस तरीके से उसकी जो है ना ओवरऑल परफॉर्मेंस रही, उसके बिहाफ पे इनको डिसाइड करके ऊपर नीचे रखा जाएगा। समझ आ रही है बात, खैर। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया, या आपको परसेंटाइल का आइडिया हो गया, सही है। यहाँ पर बताया जरा जल्दी से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका एक रिवर्स क्वेश्चन करना है। रिवर्स क्वेश्चन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन करना है। अब करना क्या है, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ये मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, सही है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद हैं सारे डेटा पॉइंट्स। करना क्या है कि 75th परसेंटाइल मालूम करना है कि 75th परसेंटाइल पर क्या स्कोर बनेगा। लेट से सॉरी, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि अगर मुझे 75th परसेंटाइल लानी है, लेट से एक एग्जाम हो रहा है, मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे उसमें कितनी परसेंटेज चाहिए, 75th परसेंटाइल चाहिए मुझे, ठीक है, परसेंटेज सॉरी परसेंटाइल चाहिए मुझे 75th। तो मुझे आइडिया लगाना होगा कि मैं कितने स्कोर करूँगा, मैं कितने मार्क्स लेकर आऊँगा कि मेरी 75th परसेंटाइल बन पाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें काम करना है। पहले बताएं जैसे क्वेश्चन क्लियर हो रहा है सबको। ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे परसेंटाइल निकालना सीखा कि डेटा से किस तरह परसेंटाइल निकाली जाती है। लेकिन लेट से आपका टारगेट है कि मुझे इतनी परसेंटाइल लानी है, होता है ना, जैसे अब हम में से मेजोरिटी जो इंटर को होते हैं उनका मेजोरिटी का टारगेट होता है कि अच्छी परसेंटेज आए ताकि एनईडी जाएं या इस तरह की बड़ी यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो, सही। तो लेट से यहाँ पे परसेंटाइल का टारगेट है कि मैं कितनी परसेंटाइल लाऊंगा, ठीक है। तो मुझे आइडिया करना है कि मुझे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे उसके लिए। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक, हाँ भाई। अच्छा, अब करेंगे क्या, उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। हम जो भी हमारी डिजायर्ड परसेंटाइल है ना, उसको हम यहाँ लिखेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, उसको 100 से, और टाइम्स करेंगे n+1। n+1 क्या है, हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा सेट। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं हमें उसको यहाँ पर क्या करना है, इंक्लूड करना है। यही बात समझ रहे हैं, चलें। तो अब क्या करते हैं, जरा इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अच्छा भाई, 75 परसेंटाइल चाहिए, मैंने लिखा 75, डिवाइड किया इसको किससे, 100 से, ठीक है। और टाइम्स करूंगा किससे, किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट्स। कितने टोटल पॉइंट्स हैं, 10 है, सही है। तो 10 + 1 आ जाएगा,
ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, करते चलो सिंप्लीफाई। कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, और मैं कैलकुलेटर खोल के डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 75 टाइम्स 11 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा है? 8.25। अच्छा, ये मेरे मार्क्स नहीं है अभी, ये मार्क्स नहीं आए, समझे जरा। ये मुझे 8.25 के समझ लें एक रेशो मिला है या एक नंबर मिला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मुझे जो मेरा ओवरऑल डेटा सेट है ना, ओवरऑल जो डेटा सेट है उसमें जो 8वां वाला मार्क्स है, 8 नंबर पे जो मार्क्स है, क्या है वो मेरे पास मार्क्स जरा देखिए बताएं। 96 आएगी, ऐसे ही है? हाँ भाई 96 आ गया, ठीक है। और 9th वाला मार्क्स क्या है मेरे पास? 98 है, ठीक है। देखिए जरा समझे बात को, ये कौन सा वाला है? ये 8वें नंबर पे मार्क्स है मेरे, ठीक है। और ये कौन सा नंबर पे मार्क्स है? ये 9th नंबर पे। लेकिन मुझे नंबर क्या मिल रहा है? 8.25, मतलब इनके दरमियान खड़ा हुआ। अगर मेरे मार्क्स इन दोनों के दरमियान आ जाते हैं तो फिर जाके मैं क्या करूंगा? 75th परसेंटाइल स्कोर कर सकूंगा। समझ पा रहे बात को? अब इसको अगर मैं सेपरेट करूं 8 प्लस 0.25, तो इस 8 की जगह मैं कौन से मार्क्स लिख सकता हूं? 96 को लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन अब मुझे 0.25 किस तरह कैलकुलेट करना है, हमें इसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सही है। अब 0.25 किस तरह कैलकुलेट करेंगे? हम इन दोनों को करेंगे माइनस, 98 माइनस 96 करें, कितना आएगा? और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.25 के साथ, 98 माइनस 96 करके 2 के साथ 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? आई थिंक 1 आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 2 टाइम्स 0.25 0.5 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है। तो कितना होगा ये पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद हमें मिला 0.5। तो हमें आइडिया हुआ कि अगर मैं 96.5 मार्क्स ले लेता हूँ तो मुझे 75th परसेंटाइल रैंक मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? नहीं कोई और एग्जाम्पल कराऊं या आगे बढ़ जाए इसकी? हाँ भाई, ड्राई लग रहा है क्या बहुत ज्यादा? ड्राई लग रहा है? ड्राई बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब तक ये हाथ से लेके काम नहीं करेंगे ना, ये याद नहीं रहेगी। हाँ याद नहीं रहेगी, लेकिन समझ आ रही है ये नहीं, असल में समझ आ रही है ना। तो प्रैक्टिस कर लिएगा इसकी, वरना ना भी करें मसला नहीं, क्योंकि सब का सब हमारे पास फॉर्मूलाज की फॉर्म में मौजूद है। ये सारे इसके फॉर्मूलाज मौजूद हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा के भी क्या कर सकते हैं, काम निकाल सकते हैं, सही है। तो मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे कि आपने सॉल्व करना है और एग्जाम होगा, एग्जाम में ये सॉल्व करेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जल्दी से। भी 75 परसेंटाइल निकाली थी, सही है। अब लेट से 63 परसेंटाइल निकालनी है, लेट से कितनी निकालनी है? 63 परसेंटाइल निकालनी है। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला माइंड में रखें बस। फॉर्मूला क्या है कि परसेंटाइल पहले आके डिवाइड होगा किसके साथ? 100 के साथ। तो 63 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम्स 10 प्लस 1 या 11 भी डायरेक्ट लिख सकते थे। कितना हो जाएगा ये? 63 टाइम्स 11 डिवाइडेड बाय 100 6.93, सही। अब अगेन ये जो 93 ना 0.93 ये चीज़ समझानी है बस। अब देखें 6.93 का मतलब क्या है कि अगर मेरे मार्क्स 6 और 7 वाले के दरमियान में होते और किस हिसाब से होता है? इस नंबर के हिसाब से, तो 6.93 तो मेरा 63 रैंक या 63 परसेंटाइल बन जाती, सही। तो क्या होगा? अच्छा सॉरी 63 रैंक अलग है, परसेंटाइल अलग है, ठीक है। परसेंटाइल होना चाहिए इसको। 63 परसेंटाइल बन जाती है। अब किस तरह करूँगा मैं? पहले तो मैं 6 और 7 वाले के नंबर्स निकाल दूंगा। तो कौन से नंबर से हम? ये वाला 93 है 94, सही है। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ इसको कि 6 जो नंबर है और जो 7th नंबर है ये 93 है और ये 94 है, यही था ना? चले ये आ गया। अच्छा अब क्या करना है? मेरा जो नंबर है वो
इनके दरमियान लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखें जरा इस नंबर को अगर मैं ब्रेक डाउन करके लिखूं तो अगेन वो क्या हो जाएगा 6 प्लस 0.93 वाला सिनेरियो हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसकी जगह पे, इस 6 की जगह पे क्या इस 93 को लिख दूँ? बिल्कुल लिख दूंगा। फिर प्लस करूंगा और 0.93 जो पॉइंट वाला नंबर है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? इसके नेक्स्ट वाले नंबर को प्रीवियस वाले नंबर के साथ माइनस करके मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा 94 माइनस 93 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया 93 पॉइंट जी, ये मल्टीप्लाई होकर एसिडी से मुझे 0.93 मिल जाएगा। तो 93.93 अगर मैं मार्क्स उठा लेता हूँ तो मुझे 63 परसेंटाइल मिल सकती है। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से हम परसेंटाइल किसी डिजायर्ड परसेंटाइल के बिहाफ पे मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, चलें आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर समरी आ गई। ठीक है, 5 नंबर समरी जिसको हम बॉक्स प्लॉट बोलते हैं, और जरा इसकी एक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे हम ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो लोअर और जो मैक्सिमम फैंक्स होते हैं या जिसको हम मिनिमम और मैक्सिमम बोल रहे होते हैं हमारे को डिफरेंट होते हैं। जो डेटा का एक मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे ना वो हमारा आउटलायर हो सकता है। समझे बात? डेटा का लेट्स से हमारे पास बहुत सारी एज हैं, यहाँ पे हाइट्स हैं, वेट्स हैं। अगर मैं उन डेटा पॉइंट्स की मिनिमम या मैक्सिमम निकालूं तो वो लाजमी नहीं है कि वो बॉक्स प्लॉट की ये वाली वैल्यू हो। दिखाता हूँ अच्छा भाई, क्या दिख रहा है? ये मिनिमम और ये मैक्सिमम दिख रहा है। सही है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि लाजमी नहीं कि हम जिस डेटा पर बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होगी और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होगी। नहीं, ये कैलकुलेशन से आता है। ये मिन और मैक्स किससे आता है? कैलकुलेशन के बिहाफ पर आता है। तो ये जो मिन और मैक्स निकलेगा ना उसके बाद अगर मेरा कोई डेटा पॉइंट इस मिनिमम वाली वैल्यू से नीचे लाई कर रहा है, इस मिनिमम वाले नंबर से नीचे है या इससे मिनिमम वाले नंबर से भी कम है वो डेटा पॉइंट, तो मेरा क्या कंसीडर होगा? आउटलायर कंसीडर होगा। सिमिलरली मैंने पूरा कैलकुलेशन में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उसका एक मैक्स नंबर निकाला। ठीक है, और फिर मेरे डेटा के अंदर इस नंबर से भी बड़ा कुछ नंबर मौजूद है, इस नंबर से बड़ा भी कुछ नंबर मौजूद है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? आउटलायर बोलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको शायद याद हो पांडास में हम एक मरतबा सॉल्व करें तो यही मसला आया था कि हम मिनिमम डेटा का कुछ और मिल रहा था हमें, लेकिन जब हम ग्राफ बना के इसकी मिनिमम वाली वैल्यू देखते तो हमें कुछ और वैल्यू मिल रही होती थी। सही है, तो अभी इस को समझते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे अच्छा तो आपको आइडिया है 23 परसेंटाइल मिनिमम वैल्यू और अपर क्वार्टाइल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए लेट से ये डेटा है मेरे पास। हम यहाँ पर आए और सही, ये डेटा पॉइंट्स आते हैं। अच्छा, अब हम इसको ज़रा जल्दी से क्या करते हैं, इस डेटा का सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। तो ज़रा बताएं इस डेटा का मीडियन किस तरह निकलेगा? डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। सही है, अच्छा एक मिनट, डेटा जो है ठीक है, यहाँ ना एज कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट से ये एज है या सैलरीज है, कुछ इस तरह करके कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल हमें क्या करना है? बॉक्स प्लॉट को समझना है। तो बताएं इसका मीडियन क्या होगा? हाँ भाई, क्या? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखें, सिंपल वाली हमने टेक्निक पढ़ी कि डेटा छोटा तो क्या करें? लेफ्ट और राइट से कैंसिल करना स्टार्ट करें। सेंटर में जो नंबर बच जाए, अगर एक बच जाता है तो अच्छी बात है, वो डायरेक्ट मीडियन बन जाता है। लेकिन अगर दो नंबर बच रहे होंगे तो हम उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप गौर करें, आई थिंक मेरे पास 28 और 30 ये सेंटर के नंबर्स बचेंगे। ठीक है, अगर मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास ये सेंटर के 2 नंबर्स रह गए। ठीक है, लेफ्ट से भी 4 नंबर कैंसिल हुआ, राइट से भी 4 नंबर कैंसिल हुआ, 2 नंबर रह गए। तो मैं इनको क्या करूँगा? 28 प्लस 30 कर दूंगा, डिवाइड बाय 2 करूँगा। क्या आंसर आएगा? मैंने बता दिया, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा डेटा का? ये मेरा मीडियन हो गया। डेटा का क्या हो गया? मीडियन हो गया। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा क्या है? आई थिंक Q2 बोलते हैं इसको। ये सही है, क्या नाम देते हैं इसको? Q2 का नाम देते हैं। तो मेरे पास Q2 कैलकुलेट हो गया।
Q2 आ गया 29, सही है यहाँ तक। चलें अब Q1 निकालना है, सही है, क्या निकालना है, Q1 निकालना है। अच्छा Q1 निकालने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास, सही है। Q3 निकालने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल वाली पढ़ रहे हैं छोटे डेटा के हिसाब से। आपके पास जो डेटा है ना उसको स्प्लिट करते हैं इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो अगर मैं इन 5 नंबर्स को कंसीडर करूं यहाँ पे और इन 5 नंबर्स को यहाँ पे कंसीडर करूं तो क्या मेरा डेटा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया? बिल्कुल हो गया, 5 लेफ्ट पे 5 राइट पर, सही है। अब जरा मुझे बताएं इन 5 की मदद से, इन 5 नंबर्स को देखते हुए बताएं कि इसका मीडियन क्या निकलेगा। 25 आ जाएगा डायरेक्ट। दोबारा समझे क्या किया मैंने, अपने डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आपको मालूम है हाफ नंबर लेफ्ट पे हाफ नंबर राइट पे चले जाएंगे, सही। तो क्या इसका मीडियन आ रहा है लेफ्ट वाले पार्ट का 25 डायरेक्ट आ रहा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, Q1 बोल दूंगा। ये मेरा Q1 हो जाएगा, मैंने Q1 लिखा और 25 आ गया, सही है यहाँ तक जी। सर यह एक सवाल है कि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, एक ज्यादा हो जाता है, तो 6 होंगे तो 5 फिर क्या? अच्छा वो जो है ना हमारे पास उसमें डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। सम जो लैंग्वेजेस है ना, आई थिंक आर में पढ़ा था, आर होती है और स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है ना एक मतलब जो सेंटर वाला नंबर होगा ना, लेट्स से आपके पास ऑड नंबर्स के अंदर नंबर मौजूद है 11 ओवर 10 के बजाय 11 आ गए, तो सेंटर वाला पार्ट जो सेंटर वाला नंबर है वो लेफ्ट पे जाए या राइट पे जाए, तो क्या करते हैं वो समटाइम्स टूल्स ही होते हैं वो इस तरह की स्टैटिस्टिक्स वाले, कभी लेफ्ट पे कंसीडर कर लेते हैं कभी राइट पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब उनके पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के यहाँ पे वाला डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसको सिंपल ये रख सकते हैं कि अगर हम सेंटर वाले को छोड़ भी देना तो जब भी हम क्या करेंगे 5 लेफ्ट पर रखेंगे 5 राइट पर रखेंगे, सही है। आई थिंक शायद मैं पढ़ा जाता है कहीं पे, तो पाइथन शायद इसी तरीके से काम करता है। अगर ऑड नंबर क्यों है ना हमारे पास टोटल, तो क्या करेगा सेंटर वाले को इग्नोर करके लेफ्ट पे और राइट पे कंसीडर कर लेगा। लेकिन अगर हम उसको चेंज करने का बोले तो कोई फंक्शन होता है वो क्या करेगा, हमारी मतलब कमांड के भी यहाँ पे क्या करेगा, या तो लेफ्ट पे 6 कंसीडर कर लेगा और राइट पे 5 कर लेगा, या तो राइट पे 5 और लेफ्ट पे 6 कर लेगा, सही है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, लेकिन हम फिलहाल क्या करेंगे सिंपल वाली टेक्निक को यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे Q1 आ गया, अब जरा बताएं जल्दी से Q3 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। राइट साइड वाले का मीडियन निकाल लेंगे, सेंटर पार्ट निकालेंगे, वो 32 हो जाएगा, सही है। ये हमने Q1 Q2 Q3 निकाल दिया। अच्छा अब क्या करना है हमने, अगर मैं बॉक्स प्लॉट बनाऊं, सही, बॉक्स प्लॉट अगर मैं बनाता हूं तो मीडियन क्या है मेरा 25, मैं यहाँ पे 25 लगा देता हूँ, सही है। और Q1 कितना है, सॉरी 29 होगा ना, मीडियन है ना Q2, मीडियन Q2 है 29 आ गया। Q1 कितना है 25, सही है। और Q3 कितना है 32 है, यहाँ तक आ गया। अब आपको मालूम है हमारे पास बॉक्स प्लॉट में विस्कर्स होते हैं, ये जो इस तरह से डंडी निकल के आपका आपके पास इस तरीके से मिन और मैक्स की ओर होता है, विस्कर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें देखें तो आपको पता चलेगा ये मिनिमम और ये मैक्सिमम वाले विस्कर्स कहलाते हैं, लोअर फैंस भी कहलाते हैं समटाइम्स, और ये अपर फैंस कहलाते हैं, सही। अभी मुझे ये कैलकुलेट करना है मिनिमम और मैक्सिमम। इसको निकालने का फॉर्मूला आपको इमेज में ही दिख रहा होगा, क्या लिखा भाई, Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR, Q1 माइनस, मैं जूम इन करता हूँ और यहाँ पे दिखता है Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR। अब IQR क्या है, IQR आपका ये होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये देख रहे हैं, अगर मैं Q3 माइनस Q1 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज मिल जाएगी, सही है। तो जरा चलते हैं Q3 माइनस Q1 करें, कितना बचेगा 7, हाँ भाई 7 बचेगा ना, 7 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मिनिमम निकालना है, तो किस तरह निकालूंगा मैं, क्या फॉर्मूला देखा था हमने, Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, एक मरतबा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ये नोट्स दे दूंगा मैं आपको, आइडिया से समझ आ जाएगा। वीडियो है सर, हाँ वीडियो है। Q1 माइनस
मैंने गलती कर दी, इसमें मुझे लॉगिन कर लेना चाहिए था, नहीं लॉस हो जाता है। Q1 माइनस क्या था 1.5 टाइम्स IQR। देखिए सिर्फ सिंपल फॉर्मूलाज के भी आप चल रहे हैं, ठीक है। पहले Q1 Q2 Q3 निकाला, फिर IQR निकाल लिया। IQR किस तरह निकाला, फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, Q3 माइनस, ये देखें Q3 माइनस Q1 अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे IQR पता चल जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये बॉक्स की रेंज कितनी है मेरे। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, IQR 7 आया। अब मिनिमम निकालना है, मिनिमम के लिए क्या करा मैंने, Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR लिखा। Q1 कितना था 25 आ गया, माइनस 1.5 टाइम्स IQR 7 हो जाएगा मेरा, ऐसे ही जरा कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा ये 1.5 टाइम्स 7 10.5। जबरदस्त, ये माइंड में कर रहे हैं आप लोग, जबरदस्त, ठीक है। माइनस 25 करेंगे तो 14.5 आ जाएगा, सही है। तो मिनिमम कितना आ गया भाई 14.5, सही है। यहाँ तक फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डाली, मिनिमम मुझे पता चल गया, सही। आगे बढ़ते हैं, मैक्स निकालना है। मैक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR, ठीक। चलिए इसको थोड़ा निकालते हैं, ऊपर आ जाते हैं। मैक्स इक्वल्स टू Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR। तो Q3 कितना था 32 आया था ना, टाइम्स 1.5 टाइम्स IQR 7 था, तो अगेन कितना हो गया 10.5 और 42.5, सम करेंगे तो 42.5 आ गया, सही है भाई। अब चलें बाकी डेटा को जरा एक मरतबा देखें। मिनिमम क्या आया 14.5, हाँ भाई कितना था मिनिमम 14.5 और मैक्सिमम कितना आया 42.5। बाकी डेटा पर आता है, देखें जरा डेटा को, ये रहा डेटा। इसमें अगर मैं सिर्फ इस डेटा पे मिनिमम देखूं तो मिनिमम मुझे यहाँ पे क्या मालूम होगा 20, और मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम क्या मालूम होगा 90। लेकिन हमने जो पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करी बॉक्स प्लॉट के रिगार्डिंग, बॉक्स प्लॉट के हिसाब से, तो हमें पता चला हमें मिनिमम मिल रहा है 14.5, सही है, जबकि मैक्स कितना मिल रहा है 42.5। मैं इनको जरा क्लिक करके दिख देता हूँ। यहाँ पे Q2 मेरा आया था, Q1 आया था 25, Q2 आया था 29, सही है सर। एक बात समझ नहीं आई, ये आप मिनिमम पे इसका 14.5 आया था, 14.5, तो मिनिमम वैल्यू 20 थी तो 14.5 कैसे? हाँ मैं वो असल में ना देखें, अगर आपको याद हो हमने वो फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट किया, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ कि किस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। वो आया सही है, और आया किसी मदद से, फॉर्मूला की मदद से, डेटा के बिहाफ में नहीं आया, समझ रहे, डेटा के बिहाफ में मिनिमम निकालेंगे तो 20 आया। आप बोल रहे हैं तो हो सकती है, क्योंकि आपके एल्गोरिथम अच्छे हैं, बोल सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि बॉक्स प्लॉट का फॉर्मूला ना यही यूज होता है, मतलब यही है बॉक्स प्लॉट का फॉर्मूला, और सही है बेसिकली। फार्मूला को मैं कह रहा हूं, फार्मूला में जो वैल्यू पुट करके हमने कैलकुलेट किया शायद उसको नहीं है, 14.5 नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, बताता हूँ मैं उसका पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है। पहले Q1 Q2 और Q3 क्या था 32 था, ठीक है, और मिनिमम कितना आया था 14.5 था, और मैक्स था 42.5, सही है। अच्छा अब समझे, जो मेरा डेटा है ना उसको मैं उठा के ले आता हूँ, सही है। अच्छा अब डेटा के हिसाब से आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मिनिमम 20 आना चाहिए, मैक्सिमम कितना आना चाहिए, नहीं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूं, ये जो फार्मूले से हमने कैलकुलेट किया 14.5 ये नहीं आना चाहिए, तो ये छोड़ देने वाली थी, क्या आनी चाहिए थी फार्मूले में अगर आप पुट करके देखें दोबारा फॉर्मूले में, हां कल ये मैं सोच रहा हूं कि कैलकुलेट कर लेते हैं, बल्कि दोबारा वहीं पर चलते हैं, उसको देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, ये देखें Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR, Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR, Q1 कितना था 25,
माइनस किया 1.5 टाइम्स 7 किया तो 10.5 आपने बताया था इसका। पहले मल्टीप्लिकेशन होगी कि माइनस होगा, ये मेरा सवाल है। अच्छा वो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी 1.5 बिल्कुल 7 होगा। बिल्कुल ऐसी ही है। मल्टीप्लिकेशन पहले होती है 1.5 टाइम्स 7 किया तो 10.5 आ गया, ठीक है। 25 में से 10.5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 10 निकालें, सिर्फ पहले 15 हो गया, 0.5 वो निकाले तो 14.5 हो गया। समझ रहे हैं बात को? बहुत बार से है ना। हाँ, पॉड मास, पेंडास, पेड मास, डिफरेंट नेम्स हैं इसके, ठीक है। ये रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस हो जाएगा 25 के साथ। सही है भाई यहाँ तक? तो बेसिकली वैल्यू सही है और ज़रा इसको इंटरप्रेट समझते हैं कि किस तरीके से इसको इंटरप्रेट हम करते हैं। सही है, फिर डेटा आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास बॉक्स प्लॉट ना वो किस तरह से बनेगा, मैं एक रफली बना रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स से मेरा बॉक्स आया, ठीक है, और इस बॉक्स में आपको मालूम है ये वाली साइड क्या होती है, Q1, सेंटर पे होगा हमारा Q2, ठीक है, और सेंटर लाजमी नहीं है सेंटर ही हो, ये आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये शो किसको करता है, डेटा के सेंटर को शो करता है, ये कंफर्म है। सही है, हमने इसके बॉक्स काफ़ी सारे बॉक्स प्लॉट देखे थे C1 पढ़ते हुए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको Q2 मीडियन होता है, बिल्कुल ठीक है। तो 25 यहाँ पर है, तो बल्कि हमारा डेटा थोड़ा सा इधर को होगा, 29 थोड़ा सा Q1 के करीब होगा, समझ रहे हैं? तो लेट्स मैं उसको थोड़ा सा इधर करके बना देता हूँ, बिल्कुल सेंटर पे नहीं बनाता, ठीक है। लेकिन ये फिर भी क्या शो कर रहा है, मेरे डेटा के सेंटर को ही शो कर रहा है, ठीक है। और Q3 कितना हो जाएगा, 32 को थोड़ा सा और क्लोज होना चाहिए था, खैर लेकिन समझे बात को, थोड़ा सा इरेगुलर बन गया है, लेकिन पॉइंट इसी तरीके से यहाँ पे लोकेट होंगे। सही है। अच्छा सॉरी, अब मैं आता हूँ इसके मिनिमम वाले पार्ट में। ये विस्कर बनाए, ये विस्कर कहलाती है, ठीक है, और ये लाइन बनाए। अच्छा, अब ये लाइन जो है ना, हमने क्या कैलकुलेट करके निकाली है, मतलब हमने क्या कैलकुलेट करी है, 14.5 कैलकुलेट करी है ना। और समझे मेरा डेटा इससे राइट पे लाई करता है या इससे लेफ्ट पे लाई करता है, नंबर लाइन के हिसाब से सोच बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं। ये मेरा नंबर लाइन है, तो 14.5 रेट से अगर यहाँ पर है तो 20 कहाँ पर होगा, उसके लेफ्ट पे या राइट पर, उसके राइट पर होगा। समझ रहे हैं? मतलब मुझे जो कैलकुलेशन से नंबर मिल रहा है वो 14.5 है, और मेरे डेटा के अंदर जो मिनिमम नंबर मिल रहा है वो 20 मिल रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो अभी यहाँ पे नंबर शो किया जाएगा ना, वो क्या होगा 20 होगा। यहाँ पे क्या शो किया जाएगा, 20 शो किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 14.5 मुझे जो नंबर मिला वो मेरे डेटा के अंदर मौजूद नहीं है, और ना ही कोई वैल्यू मेरी 14.5 से कम है। डेटा के अंदर ना ही कोई वैल्यू मेरे पास 14.5 से कम है, ठीक है। इमेजिन करें मैं यहाँ पे एक नंबर और लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ लेट्स से 9, ठीक है, मैंने 9 लिख दिया, एक डेटा और बढ़ा दिया। तो अब मुझे बताएं जो मेरी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू कितनी अलाउ है, 14.5 अलाउ है। 14.5 से अगर कोई वैल्यू और कम होती है डेटा के अंदर तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, आउटलायर कंसीडर किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस सिनेरियो के अंदर फिर मैं क्या करूंगा, 20 नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, 14.5 लिखूंगा। मेरा मिनिमम क्या बन जाएगा, 14.5 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो एक डेटा वैल्यू है 9 वो इससे भी कम है। ये बात समझ रहे हैं? पत्नी एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, कि अगर मैं 9 को इग्नोर करूँ फिलहाल के लिए तो मेरा डेटा 20 तक है, लेकिन जो मुझे मिनिमम वैल्यू पता चल रही है 14.5 है, तो सिर्फ मेरा डेटा मिनिमम वैल्यू से थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं अपने डेटा पॉइंट को ही मिनिमम बना के कंसीडर करूँगा कि मेरी मिनिमम वाली वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ पे विस्कर में क्या शो हो रहा होगा, आपका 20 ही शो हो रहा होगा, सही है। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि अगर आपके डेटा के अंदर इस 14.5 से कोई छोटी वैल्यू मिल जाती है आपको, तो फिर आप 20 का यूज नहीं करेंगे। आप क्या यूज करेंगे, आप यहाँ पे 14.5 का यूज करेंगे, और जो आपके रिमेनिंग नंबर दोनों से क्या शो करेंगे, आप उसको इस तरीके से डॉट करके शो करेंगे एक पॉइंट के तौर पे, जो क्या कहलाएगा, आउटलायर कंसीडर किया जाएगा। ये बात समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ, ये चीज एक्सप्लेन हो पा रही है? डेटा में फिजिबिलिटी, क्या हो, सॉरी, डेटा में मिनिमम नंबर की फिजिबिलिटी, मतलब 14.5 मिनिमम निकाल लेना वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। देखिए हमने 14.5 निकाला, अब मैं इस पे दो सिनेरियोस बता रहा हूँ कि हम अगर मेरा डेटा जो है ना 14.5 से थोड़ा सा अबव है, ठीक है, अबव का नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 14.5 को शो फिर नहीं करेंगे, अपने डेटा पॉइंट को 20 यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं।
इस मिनिमम वाले को 20 रख सकते हैं और आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्राफ्स के अंदर। लेकिन अगर आपके डेटा के अंदर जो मिनिमम आपने कैलकुलेट किया है ना उससे भी कम आपको डेटा मिल रहा हो अगर डेटा के अंदर, ठीक है, तो फिर आपका वो जो और छोटा नंबर आपको देखने को मिल रहा है वो मिनिमम नहीं बनेगा, वो आपका आउटलायर कंसीडर होगा। मतलब ये जो आपका 14.5 ना एक बेंचमार्क है, अगर इससे कोई नंबर छोटा होगा तो कंफर्म क्या है, आउटलायर है। लेकिन अगर इससे छोटा नंबर आपके पास मौजूद ही नहीं है डेटा के अंदर तो फिर क्या होगा, इससे बड़ा तो नंबर होगा ना भाई, इससे बड़ा या इसके बराबर तो होगा, तो इसके बराबर या इसके बड़ा नंबर जो है हम उसको मिनिमम बोल देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 14.5 हमारा एक बेंचमार्क है जिसके भी आप हम आउटलायर को या अपने डेटा को कंसीडर कर रहे हैं। अगर आउटलायर मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, 14.5 को ना भी लिखें और डायरेक्ट मिनिमम वाले डेटा को यहाँ पे लिख देंगे, तो जब भी आपका काम सही है, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब फॉर्मूला लिमिट बताता है कि इससे जो है बाहर जो होगा वो आउटलायर होगा, एग्जैक्टली, बिल्कुल यही पॉइंट है आप मैंने समझाने का कि फॉर्मूले ने हमें लिमिट दे दी कि 14.5 तक हमारा जो डेटा होगा ना, 14.5 से अब जितना भी डेटा होगा प्रॉपर आपका डेटा कंसीडर होगा, सही है। लेकिन 14.5 से जो नीचे का डेटा होगा वो हमारा क्या होगा, आउटलायर कंसीडर होगा। बिल्कुल ये वाला पॉइंट आपने अच्छा नोट रेस किया, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं मैक्सिमम की तरफ। मैक्सिमम कितना मिला था मुझे, 42.5 का। अब जरा सोच के बताएं कि मेरे डेटा के अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कितना है, सिर्फ डेटा के हिसाब से 90, सही है। लेकिन अब जरा कंपेयर करें, जो मुझे कैलकुलेशन से मैक्सिमम मिला वो कितना, 42.5 है, और 90 इसके बाद का नंबर है या इससे पहले का नंबर है, बाद का नंबर है। तो क्या बोलेगा ये कि आपका ये जो 90 है ना, ये बेसिकली क्या है, ये आपका आउटलायर है, तो आपको आउटलायर यहाँ पे शो करवा देगा। समझ रहे हैं, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। और फिर आपका मैक्सिमम क्या कंसीडर होगा, हाँ भाई मैक्सिमम क्या कंसीडर होगा, 42.5, सही। ये कौन सा मैक्सिमम है, जो हमारा बेंचमार्क हमें पता चला कैलकुलेशन के लिहाज पे। लेकिन डेटा का आप अगर मैक्सिमम निकालेंगे वो क्या निकलेगा, हाँ 90 निकलेगा, सही है। डेटा का मैक्सिमम क्या पता चलेगा, 90। तो ये देखें ना, मैक्सिमम नंबर क्या परफॉर्म करता है, क्या करता है, वो सबसे बड़ा नंबर लाके हमें दे देगा। सिंपल पाइथन का फंक्शन है वो, सही है। तो लेकिन हमें इस बॉक्स प्लॉट की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद अब आइडिया आ रहा है कि मेरे कौन से एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है और कौन से आउटलायर्स हैं। समझ रहे हैं इस बात को। तो पांडास में हम यही सोल्व कर रहे थे, एक मतलब मसला आया था कि मिनिमम निकालते थे हम तो हमें पता चलता कि एक नंबर आ रहा है मिनिमम, लेकिन जब बॉक्स प्लॉट बना के इसकी इस लोअर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करते तो हमें कुछ और मिलता था। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है आपका। तो लाजमी नहीं है कि डेटा का जो मिनिमम है वो आउटलायर नहीं हो। समझे दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर डेटा का मैंने मिनिमम निकाला तो लाजमी नहीं है कि वो मिनिमम मेरा आउटलायर ना हो, ठीक है। मतलब आउटलायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किस तरह डिसाइड करेंगे आउटलायर है या नहीं है, ये जो हमें बेंचमार्क मिला है ना, इसकी मदद से बॉक्स प्लॉट की कैलकुलेशन की मदद से मिनिमम वाली वैल्यू हमने निकाली है। अगर मेरा नंबर इस 14.5 की वैल्यू से बिलो है, कंफर्म आउटलायर है। अगर इससे अबव लाई कर रहा है तो फिर वो आपका नॉर्मल कंसीडर होगा, मतलब वो डेटा का पार्ट ही कंसीडर होगा, उसको आउटलायर कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर जो है 42.5 हमने मैक्सिमम ले लिया है, डेटा के अंदर 55 होगा ना उसके ऐसे नहीं, डेटा के अंदर तो वो आपको 90 दिखा रहा होगा। अगर आप आउटलायर कितने है जी आउटलायर कितने, सॉरी दोबारा आउटलायर क्या, मैक्सिमम आउटलायर कितने दे देगा, मैक्सिमम वाला आउटलायर मैक्सिमम वाला आउटलायर बनेगा ना, मैक्सिमम वाला आउटलायर देखिए अगर आउटलायर कैलकुलेशन के बाद बनेगा, कैलकुलेशन के बाद बनेगा 90 आउटलायर। भाई आप ये बोल रहे हैं ना कि 90 मेरा आउटलायर बनेगा नहीं बनेगा, यही क्वेश्चन है ना आपका। देखिए बनेगा, लेकिन कब पता चलेगा। देखिए ऐसा तो हमें भी नहीं पता था। इमेजिन करें थोड़ी देर पहले का सिनेरियो इमेजिन करें कि हमने बॉक्स प्लॉट नहीं पढ़ा था, तो अगर मैं आपको उस टाइम पूछता कि मुझे बताएं कि मिनिमम कितना डेटा का 20, ये तो सही है, समझ आ रहा है। हमारा जो बॉक्स प्लॉट है इसको हमने कैलकुलेशन परफॉर्म कर पता चलता है हाँ भाई 20 मिनिमम है, एक्चुअल डेटा का मिनिमम है, वो आउटलायर नहीं है। लेकिन मैं आपसे अगर उस टाइम मैक्सिमम बोलता तो आप बताते भाई 90 है, उस टाइम हम मानते थे 90 उसका मैक्सिमम है, ऐसा ही है। लेकिन हमने बॉक्स प्लॉट की कैलकुलेशन परफॉर्म करी और हमें पता चला कि मैक्सिमम जो हमें नंबर अलाउ है ना इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो कितना 42.5। तो अगर कोई नंबर 42.5 से एक्सीड करता है, ऊपर जाता है, तो फिर क्या कंसीडर करेंगे, हम उसको आउटलायर कंसीडर करेंगे, ठीक है। कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद तो बॉक्स प्लॉट क्या करेगा, उस 90 को आउटलायर कंसीडर करेगा। ये बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ।
सही है। लेकिन फिर भी अगर आप सिंपल मिन और मैक्स के लाएंगे ना, तो पाइथन के अंदर अभी तक बॉक्स प्लॉट नहीं आपने डिसाइड किया, नहीं अभी तक आपने प्लॉट किया, तो आपको फिर भी क्या दिखाएगा, मिनिमम आपको 20 और मैक्स में क्या दिखाएगा, वो 90 दिखाएगा, क्योंकि उसने कोई बॉक्स प्लॉट रिलेटेड कैलकुलेशन परफॉर्म ही नहीं करी, तो वो अनेबल है, मतलब अभी तक वो आउटलायर्स को सेग्रीगेट या सेपरेट नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ कब पता चलेगा आउटलायर्स के बारे में, जब आप बॉक्स प्लॉट वाली कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे। ये समझ रहे बात को, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल रखें कि भाई मिनिमम हमारे पास एक मतलब समझने एक रेफरेंस है, उससे नीचे का कोई डेटा के अंदर वो आउटलायर है, ठीक है। मैक्सिमम एक बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू है, अगर उससे बड़ा नंबर है तो वो आउटलायर है, उससे नीचे है मिनिमम से अबव, बॉक्स प्लॉट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम आया है उससे अबव का नंबर और मैक्सिमम के बिलो का नंबर अगर आपके पास है तो वो क्या आपका प्रॉपर एक डेटा का पार्ट कंसीडर होगा, अदरवाइज बाकी पॉइंट्स क्या होंगे, आउटलायर कंसीडर होंगे। जी आउटलायर आपके पास इस तरीके से पॉइंट बन के आ रहा होगा एंड में। हाँ ग्राफ के अंदर होगे लेकिन बॉक्स के बाहर होगे, ठीक है। हाँ डेटा तो है वो, लेकिन उनकी मदद से मतलब देखिए आउटलायर क्या होता है, पहले तो ये समझें आउटलायर क्या होता है। आउटलायर बेसिकली या तो बहुत ही छोटी वैल्यूज होती हैं या तो बहुत ही बड़ी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा, और उनकी वजह से फर्क क्या पड़ता है, मेरे डेटा का सेंटर भाग जाता है, अपनी ओरिजिनल जगह से डेटा का सेंटर शिफ्ट हो जाता है। यही मसला होता है, हमने डिस्कस किया इसको 12 मरतबा। मीन ही निकाल सकते हैं, अगर आपके डेटा में आउटलायर मौजूद है तो फिर हम मीन की तरफ नहीं जाते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, डेटा के सेंटर को निकालने के लिए। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने पढ़ा कि हम रेंज नहीं निकाल सकते, रेंज निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, सिर्फ आउटलायर की मदद से मुझे बहुत बड़ी रेंज देखने को मिल रही होगी, सही है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन है डेटा की जिसमें आउटलायर मौजूद होता है, या तो आप उस आउटलायर को रिमूव कर दें बिल्कुल से, फिर आप उस पर मीन मीडियन रेंज निकालें, वेरिएंस निकालें, कुछ भी परफॉर्म करें तो आपको सही तरीके से एनालिसिस के आउटपुट दे देगा। बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको जैसे पता चला कि 90 वाला आउटलायर है, बल्कि 42 से अब वाले क्या है, सब के सब आउटलायर है, तो आप क्या करें, आप अपने डेटा पे क्वेरी चलाएं, मास्किंग परफॉर्म करें, आप बोलें कि भाई एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 42.5, याद है ना मास्किंग किसे करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा एज, लेट्स से ये एज का डेटा है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 42.5, तो अगर कोई इसी तरह की वैल्यूज हैं वो आपको सारी रोज लाकर दे देगा, आप उसको ड्रॉप करवा दें, डिलीट करवा दें उन रोज को। सिमिलरली अगर 14.5 से नीचे की रोज हैं उनको भी आप ड्रॉप करवा दें, तो आउटलायर रिमूव, आपका डेटा प्रॉपर बच गया। अब आप उससे पहले कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करें, कोई भी आप उस पर स्टैटिस्टिकल मेजर अप्लाई करें। हाँ सॉरी क्या चीज़, अपडेट मतलब अब अपडेट हो सकती है वैल्यूज, किस सेंस में मतलब, हाँ हाँ चेंज करने को बोल रहे हैं ना, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगर डेटा बड़ा हो तो उसको मैनुअली बैठ के चेंज तो नहीं करेंगे, सही, तो उसको ड्रॉप कर देंगे या तो फिर कुछ और उस पर परफॉर्म कर दिया जाएगा, सही है भाई। तो ये आपका हो गया बॉक्स प्लॉट, ठीक है, और इंटरवॉल्टाइल रेंज आपको आइडिया हो गया, Q3 - Q1 करके निकलती है। मतलब आउटलायर्स को हटा देना चाहिए, अगर हटा सकते तो अच्छी बात है, क्योंकि वो डेटा को क्या करेंगे, एक तरीके से खराबी की तरफ लेके जाएंगे या सेंटर को शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रिम करना बोलते हैं इसको, डेटा को क्या बोलते हैं, ट्रिम कर दो, लेफ्ट से भी हटा दो और राइट से भी हटा दो, ट्रिम कर दो, सही है भाई। चले, कोवेरिएंस और कोरिलेशन है, ये दो चीज़ें हैं अब, और मैं सोच रहा हूँ कि बस नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक और डिस्कस करना है KTE प्लॉट का, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कंप्लीट करके फिर उसके नेक्स्ट क्लास में मशीन लर्निंग स्टार्ट करना। टॉपिक्स तो और भी बाकी थे इसके, लेकिन मैं जिस तरह का सिनेरियो देख रहा हूँ ना, वो शायद स्टैटिस्टिक्स फर्दर और नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए ज़्यादा। हाँ नहीं, जो मेन टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, मतलब टॉपिक्स तो हैं काफ़ी अभी भी, जो मेन है ना, जैसे कोरिलेशन हो गया, कोवेरिएंस हो गया, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पत्नी का स्क्वायर टेस्ट होता है, के टी टेस्ट होता है, टी स्क्वायर टेस्ट, पत्नी कौन से, तो पढ़ने दे सब, लेकिन अगर उसमें आपको ना फिर तो मैं खाए में सर किसी को गर्दन के लिए ये भी होगा। इसके अलावा जो और टॉपिक्स है ना, कि आप एक फाइल बनाएं, सही है, और वो सबको शेयर करते हैं, और सबके कहते हैं इसको उसके ऊपर रिसर्च करके समझने के, इनको समझना होता है भाई। जब क्लास में समझ नहीं आता, ये बहुत ड्राई होता, बहुत ड्राई,
मैं तो खैर मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी जब खुद भी पढ़ा था ना फर्स्ट टाइम डिफिकल्टी हुई थी, ठीक है समझ आ रही थी चीज़ें लेकिन दिमाग में आराम से नहीं बैठती। फिर दोबारा पढ़ा, फिर थोड़ा सा बहुत अच्छा क्लियर हो गया। अभी मैं बता पा रहा हूँ तो मैं कम से कम इसको 4 से 5 मरतबा रिवीजन करके आ रहा हूँ जब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। सही है, तो अगर खुद दे देना फिर तो नहीं हो पाएगा, मुझे 100% मालूम है। और सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं, मैं खुद भी करूँगा ना, बड़ा मुश्किल होता है। सही है, तो खैर यही करते हैं, मेन टॉपिक्स पढ़ते हैं, फिर मशीन लर्निंग पे हम चले जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि बस नेक्स्ट थर्सडे वाली क्लास हमारी मशीन लर्निंग को होगी। सही, अभी क्या करें, कोवेरियंस बताऊं या एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कोरिलेशन, कोवेरियंस और एक दो टॉपिक्स हो रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। एंड करते हैं